नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। 2018 का आज अंतिम दिन, कल से 2019 की दस्तक। और 2018 मेरे ख्याल में बहुत इवेंटफुल रहा। शायद 2019 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी को देखते हुए पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था ये। 2019 का जो आज की तारीख में जब हम इस 2018 को अलविदा कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न शायद यही है कि देश में अगर मोदी जी को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये मान के चल रहे हैं कि भाई जैसा अभी लोगों को लग रहा है, अमित शाह मोदी जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि उनको सेकंड टर्म भी मिलेगा। 2019 का इलेक्शन वो जीतेंगे। जीत जाते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हाल के चुनाव में ऐसा लगा कि शायद कहीं कोई जिसको कहते हैं ना, एक ओपनिंग खुल रही है बहुत से लोगों के लिए। तो वो पार्टी के अलावा भी बीजेपी में भी शायद इस तरह की बात अब होने लगी है कि कोई और भी शायद सोच सकता है। मतलब 2014 के बाद तो ऐसा हुआ था कि लोग सोचना भी बंद कर दिए थे, लेकिन शायद अब लोग सोचने लगे हैं। इसी विषय को लेके हम लोग आज का कार्यक्रम कर रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अब इसमें हम लोगों ने कुछ अलग अलग दलों के कुछ अलग अलग नेताओं की बात कर रहे हैं और उनके 3 स्ट्रांग पॉइंट और 3 वीकनेसेस इस फॉर्मेट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं कि अगर मोदी जी नहीं बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, रिड्यूस मेजॉरिटी आती है, जो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो बीजेपी ही उभरेगी। और वहां पे अगर मोदी जी को जगह दूसरे नेतृत्व की बात आती है तो कौन कौन। तो पहला नाम लालकृष्ण आडवाणी, संगठन की अद्भुत क्षमता, लौह पुरुष के नाम से विख्यात। और आडवाणी जी एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी उनका बहुत कुछ श्रेय जाता था उस सरकार को बनवाने का। हिंदुस्तान के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट लिविंग स्टेट्समैन मैं बोलूंगा उनको, क्योंकि पॉलिटिशियन कहना उनके लिए ठीक नहीं है, स्टेट्समैन है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी क्लीन इमेज है। उनकी इमेज पे कहीं कोई समस्या नहीं है। जो चीजें उनके अगेंस्ट जा रही हैं, एज उनके अगेंस्ट है, वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, उनके अगेंस्ट 2 चीजें हैं। एक, वो एक तरफ जिन्ना के पास जाते हैं कि मजार पे जाते हैं माथा टेकने, एक तरफ वो रथ यात्रा निकालते हैं। तो थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग उनकी पोजीशन होती है, तो वो एक थोड़ा उनकी अगेंस्ट जाता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2014 के इलेक्शन के बाद बहुत से ऐसी जगहें आई, ऐसी चीजें हुई जहां पे ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि आडवाणी जी कोई स्टैंड लेंगे, लेकिन वो स्टैंड नहीं लेते हैं। दूसरा नाम बीजेपी में जो सबसे आजकल चर्चित है और एकदम से पिछले 10 दिन से बहुत चर्चा में आ गया है, वो गडकरी जी का है। गडकरी जी का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है कि वो एक्सेसिबल है, वो लोग उनसे मिल सकते हैं और वो काफी अपनी डीलिंग में बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। जो लोग उनसे मिलते हैं उनसे हाँ या ना में बात करते हैं। नेताओं की तरह जब बोला जाता है, टालने वाली बात नहीं करते हैं। उनका एक बड़ा गुण यह है कि उनका मंत्रालय में उन्होंने अचीव करके एक अच्छे तरह से अपने मंत्रालय को चला के एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। उनका एक जो सबसे बड़ा उनका एक उनके हाथ में जो वो है कि वो आरएसएस की बैकिंग है। शायद उनको ब्राह्मण फेस है, ब्राह्मण फेस बहुत दिनों से, ब्राह्मण नहीं बना है इस देश का प्रधानमंत्री बहुत दिनों से, तो आरएसएस की बैकिंग ऐसा लग रहा है कि उनको है। और एक बात उनके फेवर में और जाती है कि उन्होंने किन्हीं भी कारणों से, अपने विचार से, अपने बातचीत से, उनका कोई शत्रुता वाला उनसे संबंध नहीं है। जैसे आजकल पॉलिटिक्स में हो गया, शत्रु बन गए हैं, उनका ऑपोजिशन में भी कोई शत्रु नहीं है। उनके चीजें जो अगेंस्ट हैं वो मूल रूप से उनकी इमेज कारोबारी की है। पूर्ति जो उनकी कंपनी है जिसको वो चलाते हैं, उसकी वजह से वो कारोबारी इमेज है। दूसरी उनकी दिक्कत है कि हिंदी हार्टलैंड जो हिंदी है उसमें उनका कोई मास सपोर्ट नहीं है। और थर्ड यह है कि वो मास लीडर नहीं है। वो लोकसभा विधानसभा वाले नहीं, एक बार लोकसभा जीत गए थे, लेकिन वो मूल रूप से राज्यसभा और विधान परिषद के थ्रू ही जाते हैं। बीजेपी का जो तीसरा सबसे बड़ा नाम है वो है राजनाथ सिंह।
राजनाथ सिंह हिंदी बेल्ट से आते हैं, ये पहली उनकी खासियत। दूसरी उनकी खासियत ये है कि उनके पास धैर्य है, वो बहुत पेशेंटली वॉच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वो पेशेंटली वॉच किए और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर वो बहुत पेशेंटली वॉच किए, वो फिर से भाजपा के अध्यक्ष बन गए, और इस बार वो बहुत पेशेंटली फिर मतलब विंग्स में बैठ के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये है उनकी स्ट्रेंथ कि वो कंट्रोवर्सी से अपने को दूर रखते हैं। जनरली उनके अगेंस्ट जो चीजें जा रही हैं वो ये है कि वो यूपी के अकेले सर्वमान्य नेता नहीं है। जैसे आप जब मोदी जी को देखें तो गुजरात के नेता सर्वमान्य हैं, आप शिवराज सिंह चौहान को देखें वो मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, आप किसी को भी ले लें, ये सब लोग अपने अपने सूबे के मतलब कंट्रोल है पूरा। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के अकेले बीजेपी के नेता नहीं, यहां बहुत से लोग और हैं, अब तो योगी जी भी आ ही गए उन्हीं की जात के। दूसरा इनकी जो समस्या है वो इनका पुत्र पंकज है, पुत्र प्रेम, क्योंकि पुत्र का जैसा आपको याद होगा 2014 में जब मोदी सरकार आई थी और उस समय ऐसी चर्चा थी कि उसको सांसद प्रतिनिधि बनाना है, और कई चर्चाएं आई थी कि कैसे किसी उद्योगपति ने क्या क्या किया था, वो सब चर्चा पता है। पंकज इनके लिए एक समस्या वाली चीज रहेंगे कि पंकज के नाम पे इनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इनके साथ भी एक वही दिक्कत है कि ये कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, तो वो इनकी एक कमजोरी है। अब ये तीन तो हो गए भाजपा के लोग। अब अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो इधर तो बहुत से लोग लाइन लगाए खड़े हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो नाम लिया जाएगा वो वही कांग्रेस का लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी में भाजपा के बाद बन के उभरेगी। तो कांग्रेस का पहला नाम राहुल गांधी। उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो ऑनेस्ट और फेयर हैं, ऐसा दिखने में भी लगता है, और अभी तक के जितने, अब उनका भी करीब लंबा सफर हो गया है पॉलिटिक्स में, ऑनेस्ट और फेयर है। दूसरी उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। नौ, इस देश में जो एक 125 साल पार्टी पुरानी है, जिसका एक लंबा इतिहास है, उसके प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट बनते ही अपने आप बहुत सी ताकत आ जाती है। तीसरा जो उनकी एक हाल के दिनों में एक अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि वो ये जो पॉलिटिक्स में आए हैं उसकी जो है जिसको बोलते हैं ना ट्रिक ऑफ द ट्रेड, वो समझने लगे हैं। जैसे मैं बताऊं, एक बहुत अच्छा वकील होता है, बहुत नॉलेजेबल, बहुत अच्छी पिटीशन बनाने वाला, लेकिन एक कोर्ट क्राफ्ट होता है। तो ये शायद अब पॉलिटिक्स का जो क्राफ्ट है उसको भी अब ये सीखने लगे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने जब पार्लियामेंट में मोदी जी को झप्पी देके उनको जरा मतलब मोदी जी की भी समझ नहीं आया था कैसे करें, उन्होंने हाल के दिनों में जब ये ब्रांडिंग होने लगी कि भाई ये हिंदू, तो उन्होंने जाके कैलाश मानसरोवर की यात्रा और जनेऊ पहनना और मंदिर में जाना, उनको लगा कि भाई अगर यही बात है पॉलिटिक्स में, आपको यही सब चाहिए, तो आई विल ऑल्सो डू दिस। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या, उनकी जो समस्याएं हैं वो हम लोग हैं, समस्याएं बहुत सी, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा पॉइंटेडली तीन बोल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी का भूत उनको मतलब उनके ऊपर चढ़ा ही रहेगा, उसके जवाबदेही उनके ऊपर रहेगी। दूसरे उनका एक जो मुझे जो उनकी समस्या लगती है, जैसे वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। अमित शाह जी और मोदी जी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इन लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स समझते हैं। राहुल गांधी जी जब पॉलिटिक्स से अपना खाली हो जाते हैं तो अभी वो राजस्थान और ये अच्छी जीते, सरकारें बन गई, वो थोड़ा हिमाचल चले गए रिलैक्स होने, तो वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। और तीसरी जो उनकी दिक्कत है वो एक्सेसिबल नहीं है। मतलब ये नहीं कि कोई भी जाके कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलना चाहे तो मिल ले, महीनों भी कोई नहीं मिल सकता, ऐसी भी बात है। वो ठीक है, उनकी एक अपने 10, 20, 50, 100 लोग हैं जिनके बीच मिलते हैं, लेकिन वो जल्दी एक्सेसिबल नहीं है। अब कांग्रेस का दूसरा नाम है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की जो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी देश को थ्योरेटिकली चलाना हो, मतलब इस देश की तरक्की अगर करनी हो, इस देश को सबसे अच्छा देश दुनिया का बनाना हो थ्योरी के हिसाब से, तो मनमोहन सिंह से बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं है जिसने देश को बहुत समय से एक दिशा दी है। उनकी इमेज क्लीन है, दूसरी बात। तीसरा जो उनके फेवर में है, कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने चलाई थी, मतलब वो सब हो जाने के बाद भी जो भी कुछ कहा जाए, उस कोलिशन गवर्नमेंट को चलाया था और उनके कोलिशन पार्टनर भागे नहीं थे।
जैसे अभी हाल के दिनों में आप देख रहे हैं ना कि वो कुशवाहा जी चाहे कहीं चले गए, रामविलास पासवान भी थोड़ा धमकी दी है, अपना दल कुछ और कह रहा है। उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बाई एंड लार्ज बिना किसी मेजर हिकअप के चला ले गए थे। अब उनकी समस्या क्या है? उनके पास ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई उनकी दखलंदाजी है, ना कोई मास बेस है। उनका दूसरा यह है कि वो थ्योरेटिकल हैं, मतलब जो भी वो सरकार चलाते हैं या वो चलाते हैं थ्योरी के हिसाब से, जनता की नब्ज पकड़ के नहीं चलाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मुझे ऐसी लगती है कि जब वो स्कैम हो रहे थे, खास करके यूपीए 2 मतलब 2009 से 2014 के बीच में, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे या उसमें उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया था और वो चुपचाप उसको देखते रहे थे, तो ये उनके अगेंस्ट जाता है। कांग्रेस में एक नाम और आ रहा है बीच बीच में, क्योंकि कहीं उभरता है, वो नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनका हिंदुस्तान के बारे में बिल्कुल क्लियर विजन है कि हिंदुस्तान आज दुनिया में कहां पोजीशन होना चाहिए, वो बिल्कुल उनका विजन क्लियर है। उनके बहुत पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, ये सबको पता है। और एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको बोलते हैं ना नेशनलिस्ट टू द कोर, राष्ट्रवाद, मतलब बाकी लोग जय माता दी, वंदे मातरम, भारत माता की जय मुंह से कहते रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने अंग्रेजों की सरजमी पे जाके, अंग्रेजों की आंख में आंख डाल के तर्क द्वारा अपने राष्ट्र के गौरव को जो बढ़ाने का काम किया है, वो अद्वितीय है। अब उनकी भी समस्याएं क्या हैं? कोई मास बेस नहीं। दूसरी समस्या क्या है? हिंदी बेल्ट नहीं, नॉन हिंदी से आते हैं, केरल जैसी छोटी स्टेट से आते हैं जहां से कांग्रेसी के 2-4 एमपी, 1-2 एमपी रहते हैं। और जो एक जैसे विक्रम और वेताल पीठ पे लदी जाता था जब विक्रम कहानी, सुनंदा पुष्कर का भूत तो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कांग्रेस और भाजपा से निकल के इसके बाद कौन कौन लीडर और जिनको कंसिडर किया जा सकता है, उसमें एक नाम है शरद पवार। बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी नेटवर्किंग और उनका एक्सपीरियंस। दूसरा उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फंड्स। आज अगर सरकार बनाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो उनके पास भी शायद ऐसे फंड्स हो, और उनके पास वो चाबी है कि कहां से वो फंड आएगा, कैसे आएगा, वो मैनेजमेंट उनको आता है। बहुत सिस्टमैटिक हैं, अचीवर हैं, जो करना है, मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो चीजें उनके अगेंस्ट जाती हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है उनकी इमेज क्लीन नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक इमेज पे बात होती है, चाहे वो दाऊद वाली बात हो, चाहे वो पैसा की बात हो, कहीं ना कहीं वो इमेज में है। दूसरा उनका ये है कि उनके कुछ स्टैंड फ्लिप फ्लॉप होते हैं। अभी हाल के दिनों में उन्होंने रफाल पे मोदी जी की बहुत तारीफ की, और जिसकी वजह से तारिक अनवर उनके पार्टी के जो एमपी थे वही छोड़ के चले गए। तो वो जरा स्टैंड फ्लिप फ्लॉप होता है। अब वो अपने फायदे के लिए फ्लिप फ्लॉप स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी वो है, मालूम नहीं। और उनकी भी सबसे बड़ी समस्या, मतलब जो उनको आगे बढ़ने से रोकेगी, वो सुप्रिया सूले जो उनकी लड़की हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी लड़की को ही अब प्रमोट करने में लगे हुए हैं। शरद पवार के बाद जो दूसरा नाम आता है इन नॉन बीजेपी कांग्रेस में, वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो राजनीतिक रूप से जो अपनी स्किल दिखाई है, जिस ढंग से उन्होंने कम्युनिस्टों को वेस्ट बंगाल में एक तरह से करीब करीब खत्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको बहुत उनके अगेंस्ट खड़े होकर एक बड़ा ऑल्टरनेटिव दे दिया है, वो एक बड़ी भारी उनका अचीवमेंट है। दूसरा, उन्होंने बंगाल को चेंज किया है। बंगाल को चेंज अच्छे, जो लोग कलकत्ता गए हों, पूरा बंगाल तो नहीं भी गए होंगे, उन्होंने कलकत्ता में जरूर वो चेंज देखा होगा। तो वो एक बंगाल के प्रोग्रेसिव बंगाल की जरूर उन्होंने इमेज दी है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ममता बनर्जी की आज भी उनकी सिंपल लाइफ, आज भी वो हवाई चप्पल। वो लोग कहते हैं एक्टिंग, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक्टिंग आदमी 24 घंटे नहीं कर सकता है। तो उनकी आज भी वो हवाई चप्पल, आज भी वो 100-200 रुपए की साड़ी, आज भी छोटे घर में रहना, कहीं ना कहीं वो सिंपल लाइफ भी उनकी स्ट्रेंथ है। उनकी जो वीकनेस है, उसमें सबसे बड़ी वो इम्पेशेंस और विम्सकल है, मतलब गुस्सा हो जाना, किसी बात पे वो करना। दूसरी उनकी जो वीकनेस है, वो वेस्ट बंगाल के बाहर बहुत उनकी रीच एज अ लीडर नहीं है। और तीसरा जो है, वो अभी भी कोलिशन की पॉलिटिक्स को में बहुत सिद्धस्त नहीं है। एक तरफ वो महागठबंधन का पार्ट भी बनना चाह रहे हैं, एक तरफ वो स्टेट वाले मिलके जो केसीआर और ये और
नवीन पटनायक साहब हैं, ये सब लोग मिलके कुछ एक बनाना चाह रहे हैं। वो कोलिशन का बहुत उनको वो नहीं है, ये उनकी वीकनेस है। अब एक अगला नाम है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, वो उनका नाम ही सुशासन बाबू है। विजन बिल्कुल क्लियर है, जैसे अगर कुछ करना होता है तो उसके बारे में क्लैरिटी है। शराबबंदी उनको इलेक्शंस पहले समझ के आए थे, शराबबंदी बंद किए, रेवेन्यू लॉस समझ में आए थे लेकिन वो बंद किए। और एक उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि बिहार के बिहारी होना जो एक समय में गाली हो गई थी, उस इमेज को उन्होंने सब सुधारा है। उनकी जो वीकनेस है कि वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है अपनी इमेज के लिए, मेरी इमेज ठीक हो, मुझे कहीं कोई ये ना सोचे, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो थोड़ा ओवर कॉन्शियस है। दूसरा ये है कि वो कोई कोलिशन के प्रॉपर प्लेयर नहीं है, कहीं कहीं अपने स्वार्थ के लिए कुछ कुछ कर जाते हैं। जिसको याद हो समता पार्टी में जिस ढंग से जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने ट्रीट किया, उसके बाद एक समय एनडीए में रहे, फिर एनडीए से बाहर निकल गए, वो भी एक है। और हाल के दिनों में जो सबसे बड़ी हमें उनकी दिक्कत लगती है, जो वो बीजेपी के साथ वापस फिर से चले गए। वो एक जगह उनकी पोजीशन हो रही थी कि मोदी के ऑल्टरनेटिव के रूप में, आज वो मोदी के पिछलग्गू के रूप में देखा जा रहा है। अगला नाम उत्तर प्रदेश से जो एक सशक्त दावेदार अपने को मानती हैं, वो है मायावती जी। मायावती जी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर वाली इमेज है उनकी, और है भी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास वोट बैंक है। सबसे बड़ा यह है कि अकेली लीडर जो अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को जहां चाहे वहां ट्रांसफर करने की में उनमें दम है। हिंदी हार्टलैंड उनकी तीसरी खासियत, जैसे उनका केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उनके कुछ वोट मध्य प्रदेश में हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में हैं, कुछ राजस्थान है, कुछ पंजाब है, कुछ दिल्ली है, मतलब उनके पास ये सब जगह बीएसपी, अरे वहाँ हरियाणा है, बीएसपी की एक प्रेजेंस है, तो उन्होंने उसको भी कहीं ना कहीं हिंदी हार्टलैंड में उनकी एक अच्छी प्रेजेंस है। उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अलूफ हैं। मैं इसको इसलिए क्लियर कर दूं, जैसे कुछ लोग, कुछ लीडर एक्सेसिबल नहीं है, राहुल गांधी एक्सेसिबल नहीं है लेकिन अलूफ नहीं है। उनके पास एक कोठरी है, उनके अपने दोस्त मित्र हैं, ये अलूफ हैं, उनके पास कोई इस तरह का वो नहीं है। उसकी वजह से वो ग्रास रूट से कहीं ना कहीं कट जाती हैं। उनकी दूसरी दिक्कत जो उनके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाली बात आती है, जहां पे यह, और उनकी एक इमेज है कि वो बर्थडे के समय जब जिस तरह से गिफ्ट लेती थी, जितना पैसा उन्होंने बनाया उनके भाई आनंद का, ये सब उनका जो पैसे को लेके जरा मामला ठीक नहीं है। और तीसरा उनका ये लगता है वो बहुत एम्बिशियस है, मतलब, और उनको लगता है अब टाइम निकला जा रहा है और मुझे अब प्रधानमंत्री बन ही जाना चाहिए, ये उनके अगेंस्ट काम करेगा। फिर मुलायम सिंह यादव जी, हालांकि कुछ लोगों को लगा कि मुलायम सिंह यादव जी के, पर मैं अभी भी मानता हूं कि अगर कहीं कोई ऐसा मामला बना तो उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है ग्रास रूट लीडर है, दूसरा यह है कि वो सारे नेताओं को देश के जानते हैं, जो भी सीनियर, मतलब पीपल जो सीनियर, सबसे उनका वो रहा है। तीसरा उनको एक बड़ी एडवांटेज है कि उनके ऊपर आज भी इस देश का मुसलमान उनको ट्रस्ट करता है। लेकिन उनके अगेंस्ट क्या है? उनकी ओल्ड एज और जो मेमोरी लॉस है, जैसे कई बार ऐसा आता है कि भाई वो भूल जाते हैं। दूसरा उनकी एक जो सबसे बड़ी और समस्या है, वो परिवार के उनके झगड़े, आपस में भाई लड़के में भी 2 लड़के अलग अलग, 2 बहुएं, वो उनके यहाँ परिवार में खूब झगड़े हैं जो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। तीसरी इमेज जो है वो उनके यहाँ भी वही दिक्कत है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाली, क्योंकि बहुत से केसेस कोर्ट में और कहाँ कहाँ ईडी और इधर उधर हैं, वो भी उनके अगेंस्ट काम करेंगे। अब एक नाम ऐसा आ रहा है जो साउथ से है, जिसका नाम चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि अपने टाइम से आगे देख सकते थे, और हैदराबाद सिटी को साइबराबाद बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू ही हैं, जिन्होंने मतलब बेंगलोर के बराबर का एक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और हैदराबाद को एक साइबर सिटी के रूप में डेवलप करने में कामयाब रहे हैं। दूसरा उनकी स्ट्रेंथ यह है कि वो ऑपोजिशन यूनिटी के लिए और इसके लिए वो काफी एक्टिव रहते हैं। महागठबंधन में उनका एक एक्टिव रोल है। तीसरी उनकी इमेज ऑनेस्ट है। जो उनके अगेंस्ट काम कर रही चीजें कि वो केवल उनकी जो अपील है वो आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है, नॉन हिंदी वाले हैं, ये उनके अगेंस्ट फिर काम करता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी नाम लिए ये सब लोग एमपी या कहीं ना कहीं सेंटर में काम किए, आज तक चंद्रबाबू नायडू को
सेंटर की पॉलिटिक्स करने, मतलब सेंटर में रह के एमपी रहे हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, वो नहीं रहे हैं, तो वो जरा ही लैक्स दैट। और उनकी पार्टी भी केवल आंध्र प्रदेश की है, तो वो उनको नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे मोदी जी ऑल इंडिया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और मतलब जो भी वो रहे, तो संगठन में उनका एक एक्सपोजर ऑल इंडिया था, जो इनके पास नहीं है। मैं 3 नाम और ले ले रहा हूं, उनके डिटेल नहीं बता रहा हूं, जो भी संभावित, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि कभी भी ये लोग पॉपअप हो सकते हैं। इन 12 जो नाम लिए इनके अलावा, वो मेरे हिसाब से AK एंटोनी कांग्रेस के, देवेगौड़ा, और लेफ्ट अगर, मतलब एक बार अगर आपको याद हो, ज्योति बासु प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनको लंगड़ी मार दी थी। लेकिन शायद अगर लेफ्ट का कोई ऐसा, मतलब कुछ होता है अजूबा कि लेफ्ट एक फोर्स बन के उभरता है, तो लेफ्ट का भी कोई कैंडिडेट, चाहे सीताराम येचुरी, प्रकाश कारत, बहुत से लोग हैं, जो उन लोगों में से भी कोई ना कोई डार्क हॉर्स हो सकता है। आप सबको एक बार फिर से 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे 2019 आपको और आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।